Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 2 of chapter 13 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the first line of defense. इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने 3 लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आपको बताया था कि हमारे बॉडी को फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लाइन ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल एक इम्यूनिटी का जाल बिछा हुआ है। तो उन 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस में हमने ये जिक्र किया था कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो कि दरअसल फिजिकल बैरियर्स होते हैं, एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं, जिनके जरिए माइक्रोबियल इन्वेजन को रोका जाता है, माइक्रोब्स को अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता, और उसके बाद अगर ये माइक्रोब्स अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएं तो फिर मुख्तलिफ मेजर्स पर मुश्तमिल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हरकत में आती है, और इसके साथ साथ फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्टिवेट हो जाती है। और यूं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी लाइफ को या अपना जो वाइटल एरिया है उसको किसी तरह से महफूज रख सकें उन फॉरेन इन्वेडर से। तो ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस का एक इंट्रोडक्शन आपको पिछले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जरा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है और किस तरह से ये एक्सटर्नल बैरियर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दरअसल ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहा जाता है, इस बात के बारे में आपको पिछले लेक्चर में भी ब्रीफली बताया था, तो आप यहां पर भी दोबारा याद रखिए कि दरअसल ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये तमाम ओवरऑल जितने भी डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, ये डिफेंस चूंकि उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करता है, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन जनरल इस डिफेंस के जरिए रोका जाता है, तो इस वजह से इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खास किस्म का मेजर किसी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाएगा। इसमें ओवरऑल तमाम डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक यूनिफॉर्म किस्म का डिफेंस चूंकि अचीव किया जाता है, इस वजह से इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है। अभी आप इसकी डिटेल में देख लेंगे कि ये किस तरह से ये डिफेंस काम करता है। बहरहाल यहां पर आपने ये याद रखना है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है कि व्हाई द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो आपने इस सिलसिले में जवाब क्या देना है कि दिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल बैरियर्स, सिंस दीज एक्सटर्नल बैरियर्स इनहिबिट्स generally all kind of microorganisms, therefore this first line of defense is called non-specific defense। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से मेजर्स इन्वॉल्व हैं, तो उन मेजर्स को देखने से पहले आप ये बात जहन में रखिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक इंतहाई अहम लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि आप माइक्रोबियल इन्वेजन होने ही ना दें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर दाखिल ही ना होने दें। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिफेंस होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, वो बाहर रहेंगे, तो इस तरह से उनसे होने वाले नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होगा, हमारे बॉडी को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए तो ऐसी सूरत में नुकसान होने का चांस हो सकता है। तो इस वजह से बेहतर यह है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर दाखिल होने ही ना दिया जाए। तो इसके लिए यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ मेजर्स पर मुश्तमिल एक लाइन ऑफ डिफेंस है। तो उन मेजर्स को बॉडी अडॉप्ट करके एक्सटर्नल माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकती है, और इस तरह से माइक्रोब्स हमारे बॉडी में दाखिल नहीं हो पाते और हम महफूज रहते हैं।
इन मैयर्स के अंदर सबसे पहला मैयर आपने याद रखना है, कुछ मैकेनिकल मैयर्स हैं, मैकेनिकल मेजर्स या मैकेनिकल मेथड्स, जिनमें दरअसल स्किन शामिल है जो कि एक्सटर्नल बैरियर का काम करती है। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी एपिथीलिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। एपिथीलियम सिंगुलर वर्ड है और एपिथीलिया प्लूरल वर्ड है। तो इस तरह से ये स्किन और डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी एपिथीलिया जो कि एक्सटर्नल बैरियर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, इनको मैकेनिकल मेजर्स में शुमार किया जाता है और इनके जरिए माइक्रोबियल इन्वेजन को रोका जाता है। यानी ये स्किन, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी एपिथीलिया ये इम्पेनिट्रेबल बैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनसे माइक्रोबियल इन्वेजन को ब्लॉक किया जाता है और उनको अंदर दाखिल होने से रोका जाता है। इनको अभी हम डिटेल से देख लेते हैं। इसके अलावा हम यहां पर जिक्र कर लें कि इस फर्स्ट लाइन ऑफ में मजीद कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे। तो उनमें से सेकंड जो मेजर है वो है केमिकल मेजर्स। कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी इस डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ये केमिकल कंपाउंड्स दरअसल इन्हीं एक्सटर्नल बैरियर्स की सिक्रीशंस होंगी, जैसे स्किन की कुछ सिक्रीशंस हैं, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ सिक्रीशंस हैं। तो ये सिक्रीशंस कुछ केमिकल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल ये सिक्रीशंस होती हैं और इन सिक्रीशंस के जरिए भी माइक्रोब्स की इन्वेजन को रोका जाता है, यानी माइक्रोब्स को सरफेस के ऊपर ही किल कर दिया जाता है, उनको यहीं से रिमूव कर दिया जाता है और उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो इस तरह से ये मैकेनिकल और केमिकल मेजर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल मेजर्स में हम जिन कंपोनेंट्स का जिक्र करें उन्हीं की ये सिक्रीशंस हैं जो केमिकल मेजर्स में इंक्लूड होंगी। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि रिफ्लेक्सेस भी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, और उन रिफ्लेक्सेस में स्पेशली स्नीजिंग, छींकना। तो ये छींकने से किस तरह से हम माइक्रोबियल इन्वेजन को रोक सकते हैं, किस तरह से हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन, ये अभी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन कौन से मेजर्स के ऊपर मुश्तमिल है या कौन कौन से कंपोनेंट्स पर ये मुश्तमिल है। तो उसमें आपने ये तीन कंपोनेंट्स या तीन मेजर्स का यहां पर जिक्र करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए एनलिस्ट एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या एनी थ्री मेजर्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो उसमें आप ये इस तरह से एनलिस्ट कर सकते हैं कि मैकेनिकल measures which consist of skin, digestive and respiratory epithelia, chemical measures जिसमें स्किन, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ जाती हैं, और रिफ्लेक्सेस सच एज स्नीजिंग। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आपसे ये कंपोनेंट्स एनलिस्ट करने को कहा जाए किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो अभी आपको मैकेनिकल और केमिकल मेजर्स बताए थे। चूंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं तो इनको हम यहां पर इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। तो इन मैकेनिकल और केमिकल मेजर्स में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे स्किन और उससे रिलीज होने वाली सिक्रीशंस का, और उसके बाद फिर हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उनकी सिक्रीशंस का यहां पे जिक्र करेंगे। तो ये मैकेनिकल मेजर्स और केमिकल मेजर्स में ये कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, इनका यहां पर खास तौर पर जिक्र किया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कि स्किन और उसकी सिक्रीशंस का क्या रोल है यहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। ये मैकेनिकल और केमिकल मेजर जो स्किन और उसकी सिक्रीशंस पर मुश्तमिल है, किस तरह से माइक्रोब्स के दाखिले को रोकते हैं, माइक्रोबियल इन्वेजन को ब्लॉक करते हैं। स्किन, आप ये याद रखिए कि यहां पर स्किन एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन कंसिडर किया जा रहा है, यानी एक इंटैक्ट स्किन। यानी इंटैक्ट स्किन का मतलब यह होगा कि ऐसी स्किन जो कि डैमेज ना हुई हो, किसी जगह पर उसमें किसी किस्म का कोई रप्चर ना आया हो, तो इस तरह की स्किन को इंटैक्ट स्किन कहा जाएगा। तो सच एन इंटैक्ट स्किन is an impenetrable barrier against microbial invasion। ये इंटैक्ट स्किन किस तरह से एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर का काम करती है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो आप ये देखिए कि स्किन जो कि बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, ये भी याद रखिए कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर स्किन फैला हुआ है। तो इस वजह से स्किन एक लार्जेस्ट
ऑर्गन है, बल्कि ऑर्गन होने के साथ साथ ये पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद स्किन्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम ये बन जाता है। तो ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, या इसका एक पूरा सिस्टम भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसको डर्मल सिस्टम कहा जाता है। तो इस डर्मल सिस्टम में मौजूद ये स्किन हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, इसको समझने के लिए हमें स्किन का स्ट्रक्चर रिव्यू करना होगा। तब हमें पता चलेगा कि स्किन किस तरह से एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो आप देखिए कि स्किन ओवरऑल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 स्किन की बुनियादी लेयर्स हैं, और जबकि तीसरी लेयर स्किन के नीचे एडजेसेंट टू द स्किन मौजूद है। तो इन बुनियादी लेयर्स में पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद दूसरी बुनियादी लेयर डर्मिस कहलाती है। ये 2 स्किन की मेन लेयर्स हैं, जबकि तीसरी लेयर जो कि स्किन की मेन लेयर नहीं है, लेकिन जो कि स्किन के साथ एसोसिएटेड है, तो इस वजह से समटाइम उसको भी स्किन का पार्ट कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो स्किन के नीचे मौजूद फैटी लेयर होती है। तो ये फैटी लेयर हाइपोडर्मिस कहलाएगी। तो इस तरह से स्किन इन 3 लेयर्स पर इन जनरल कंसिस्ट करती है, लेकिन अगर टिपिकली बात की जाए, स्पेसिफिकली बात की जाए, तो एपिडर्मिस और डर्मिस आर 2 मेन लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये डायग्राम मुलाहिजा कीजिए। इसमें आपको एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर नजर आ रही है, उसके बाद फिर ये डर्मिस पार्ट आपको यहां से लेकर यहां तक ये डर्मिस पार्ट नजर आ रहा है, और फिर उससे नीचे ये हाइपोडर्मिस नजर आ रही है। इन तीनों लेयर्स की कंपोजिशन भी बड़ी वाज़ेह है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये एपिडर्मिस की कंपोजिशन देखिए, तो एपिडर्मिस विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, और इसके अंदर ये जो सेवरल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद हैं, इन सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स में मेजॉरिटी ऑफ सेल्स are actually keratinocytes. Majority of them are keratinocytes. ये keratinocytes क्या होते हैं? Keratinocytes दरअसल स्किन के वो सेल्स हैं जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। ये केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और इनमें से जो सुपरफिशियल लेयर्स होंगी केराटिनोसाइट्स की, उन केराटिनोसाइट्स में केराटिन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो चुकी होती है। याद रखिए कि केराटिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ना सिर्फ हमारे हेयर्स के अंदर मौजूद होती है, बल्कि हमारे नेल्स भी इसी से बने हुए होते हैं, और यही प्रोटीन इन सेल्स के अंदर भी बल्क में प्रोड्यूस हो रही होती है। इन केराटिनोसाइट्स में जो सुपरफिशियली प्रेजेंट केराटिनोसाइट्स होंगे, सुपरफिशियली का मतलब है कि जो बिल्कुल बैरूनी सतह पर केराटिनोसाइट्स की लेयर्स प्रेजेंट होंगी, उन लेयर्स के केराटिनोसाइट्स में केराटिन की बहुत ज्यादा मिकदार प्रोड्यूस हो चुकी होती है, और इस वजह से केराटिन की ज्यादती की वजह से वो सेल्स डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि एपिडर्मिस में जो बिल्कुल बैरूनी लेयर्स होंगी वो दरअसल डेड लेयर्स होंगी, और ये डेड लेयर्स अमूमन ऊपर से रिमूव भी होती रहती हैं, और फिर नीचे वाली लेयर्स उनकी जगह लेती रहती हैं। तो इस तरह से मुसलसल ये केराटिनोसाइट्स इनके अंदर फर्दर ग्रोथ हो रही होती है। ऊपर वाली लेयर्स जैसे जैसे रिमूव होती जाएंगी, तो नीचे वाली लेयर्स उनकी जगह लेती रहेंगी। लेकिन याद रखें कि जो ऊपर वाली लेयर्स के सेल्स होंगे, उनके अंदर केराटिन चूंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ होता है, तो इस वजह से केराटिन की ज्यादती की वजह से वो सेल्स डेड हो जाते हैं। यही वजह है कि चूंकि स्किन की बिल्कुल बैरूनी सतह डेड लेयर्स पर मुश्तमिल है, तो माइक्रोब्स को यहां पर ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। ये डेड केराटिनाइज लेयर कहलाएगी। तो इस डेड केराटिनाइज लेयर की वजह से माइक्रोब्स यहां पर ग्रो नहीं करेंगे। डेड केराटिनाइज्ड लेयर माइक्रोब्स की ग्रोथ को कैसे रोकती है? देखिए, दिस डेड केराटिनाइज्ड लेयर एक्चुअली माइक्रोबियल ग्रोथ को इस तरह से रोकती है कि यहां पर माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर या मॉइस्चर, माइक्रोब्स आर अनएबल टू ग्रो देयर। ठीक है, यहां पर आपने याद रखना है कि किस तरह से स्किन की जो एपिडर्मिस है ये माइक्रोबियल इन्वेजन को रोक रही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे और
वाटर भी चूंकि अवेलेबल नहीं होगा जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो इस वजह से बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन नॉट ग्रो ऑन द स्किन। ठीक है भाई, तो आपसे यहां पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई बैक्टीरिया एंड फंजाई आर अनएबल टू ग्रो अपॉन द स्किन। एक इंटेक्ट स्किन के ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई आमतौर पर ग्रो नहीं कर पाते। आप कहेंगे कि बाज़ लोगों के ऊपर ये इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स यहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और स्किन की डिजीजेस कॉज करते हैं, तो वो फिर कैसे ग्रो कर जाते हैं? तो दरअसल वो इसी वजह से ग्रो कर पाते हैं जहां पर ये मेजर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगा। नॉर्मली तो ये वाला मेजर पूरी स्किन के ऊपर अवेलेबल होगा, लेकिन किसी जगह पर हो सकता है कि स्किन सेल्स की मेल फंक्शनिंग की वजह से, यानी स्किन सेल्स के प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से, अगर इनफ क्वांटिटी ऑफ कैराटिन प्रोड्यूस नहीं हुआ इन सुपरफिशियल सेल्स के अंदर और वो सेल्स डेड नहीं हुए, बिल्कुल अलाइव रहे, तो ऐसी सूरत में वहां पर फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ मुमकिन है। अदरवाइज अगर ये स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया और ये स्किन की एपिडर्मिस के सेल्स ने प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कैराटिन प्रोड्यूस की है और ये जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वो कैराटिन की ज्यादती की वजह से डेड हो चुके हैं और वहां पर अब न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं है मौजूद, तो फिर माइक्रोबियल ग्रोथ भी वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि हाउ द ग्रोथ ऑफ microbes is prevented on the surface of the human skin, या why bacteria and fungi cannot grow on human skin, तो उसमें आपने यही मेजर बताना है। आपने बताना है कि एक्चुअली human skin consist of two layers, that is epidermis and dermis. The epidermis consists of several layers of keratinocytes in which the superficial layers of the keratinocytes are dead, and due to lack of nutrients and water in these layers माइक्रोब्स आर अनएबल टू ग्रो अपॉन द ह्यूमन स्किन। इस तरह से करके आप इसका आंसर दे सकते हो, इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो कि माइक्रोब की ग्रोथ ह्यूमन स्किन के ऊपर क्यों नहीं होती। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि स्किन अपने इस मैकेनिज्म के जरिए, इस मेजर के जरिए एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर का रोल प्ले करिए। अभी हम आखिर में इसको समराइज करेंगे कि भाई स्किन के वो कौन कौन से मेजर्स थे जिनकी वजह से ये एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट करिए। तो उसमें से आपने एक मेजर ये याद रखना है कि ये जो एपिडर्मिस की आपको मैंने कंपोजिशन बताई है, विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स और मेजॉरिटी ऑफ देम आर कैराटिनोसाइट्स, यानी कैराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, और इनसे प्रोड्यूस होने वाला कैराटिन चूंकि ये एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, तो इस कैराटिन की ज्यादती की वजह से यहां पर सेल्स की डेथ हो जाती है और डेड सेल्स की ये सुपरफिशियल लेयर्स चूंकि न्यूट्रिएंट्स और वाटर से महरूम हो जाती हैं और यही वजह है कि फिर माइक्रोब्स यहां पर आसानी से ग्रो नहीं कर पाते। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि स्किन की जो मेजर लेयर है वो दरअसल डर्मिस कहलाती है। तो आप इस डर्मिस की कंपोजिशन नोट करें कि डर्मिस में क्या कुछ मौजूद है। एक्चुअली डर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस डर्मिस पार्ट के। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स ये दोनों डर्मिस में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा यहां पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं डर्मिस रीजन के अंदर। इसके अलावा यहां पर हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ये जो हमारे स्किन से हेयर्स आपको बरामद होते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो उन हेयर्स की जड़ें भी, उनकी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो भी दरअसल इसी डर्मिस रीजन के अंदर मौजूद हैं और यहीं से उन हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है। यानी ऊपर से अगर आप इन हेयर्स को रिमूव कर भी दें तो नीचे से फिर दोबारा मजीद हेयर ग्रो करके बाहर एक खास हद तक ये निकल आएगा। तो इस तरह से ये हेयर्स यहां पर मौजूद रहते हैं। इन हेयर्स का यहां पर सरफेस के ऊपर क्या काम है, ये एक अलग स्टोरी है। दरअसल ये थर्मो रेगुलेशन का एक मेजर है, यानी अगर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो तो उस सर्दी को रोकने के लिए एक तरीका ये होता है कि हम अपनी बॉडी की हीट को जाया नहीं होने देते। तो उस हीट के डिसिपेशन को, उस हीट के रिलीज को रोकने के लिए ये हेयर्स यहां पर बाहर एयर को ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से जब एयर इन हेयर्स के दरमियान ट्रैप हो जाएगी तो उस
एयर की वजह से एक इंसुलेटरी लेयर बन जाएगी, एक ऐसी लेयर बन जाएगी जो अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देगी और इस तरह से हम सर्दी से महफूज रहेंगे। तो ये हेयर्स की प्रेजेंस यहां पर एक अलग फंक्शन के तौर पर मौजूद है, लेकिन हम यहां पर इस फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दरअसल हमने यहां पर इस डर्मिस के मजीद जो कंपोनेंट्स आपको बताएं उनके हवाले से यहां पर स्किन का रोल बयान करना है कि स्किन किस तरह से एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर का रोल प्ले कर रही है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो आप इसमें याद रखिए कि डर्मिस में जो स्पेशली हमने यहां पे जिक्र किया स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स, तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये दरअसल डर्मिस के हीरो हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने एपिडर्मिस का जो मेन सेल था जिसकी वजह से एपिडर्मिस ने एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर वाला रोल प्ले किया था, वो दरअसल कैरेटिनोसाइट्स थे। और इसी तरह से अब आप देखिए कि डर्मिस में वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो स्किन को इम्पेनिट्रेबल बना देते हैं फॉर माइक्रोबियल इन्वेजन। तो उनमें स्वेट ग्लैंड्स का आपने जिक्र करना है और सेबेशियस ग्लैंड्स का। इनकी सीक्रीशंस दरअसल ये केमिकल मेजर्स कहलाएंगी और इन केमिकल मेजर्स के जरिए माइक्रोबियल इन्वेजन को रोका जाता है। देखिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनकी सीक्रीशंस को कहते हैं स्वेट। स्वेट जो कि एक साल्टी सॉल्यूशन होता है, दिस इज बेसिकली अ साल्टी सॉल्यूशन, लेकिन इस साल्टी सॉल्यूशन के अंदर कुछ खास किस्म के कंपाउंड्स मौजूद हैं जो माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो ये बेसिकली एक साल्टी सॉल्यूशन है। और दूसरी तरफ सेबेशियस ग्लैंड की सीक्रेशन को सीबम कहा जाता है, दिस इज नोन एज सीबम। स्वेट के बरक्स सीबम ये एक ऑयली सीक्रेशन है, यूं समझ लें कि दिस इज एन ऑयली सीक्रेशन जो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही होती है, स्किन को ड्राई नहीं होने देती। यानी यहां पर ड्राइनेस से ये मतलब नहीं है कि यहां पर कोई वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है यहां पर स्किन की सरफेस के ऊपर, बल्कि यहां पर डेड लेयर होने की वजह से, चूंकि यहां पर वाटर ऑलरेडी एब्सेंट है, तो कहीं ड्राई होने की वजह से स्किन ज्यादा रप्चर ना हो, ज्यादा तेजी से खराब ना हो, तो उसको खराबी से बचाने के लिए ये एक ऑयली सीक्रेशन यहां पर सीक्रेट हो रही होती है। सो दिस ऑयली सीक्रेशन इज कॉल्ड सीबम। बहरहाल ये जो दोनों सीक्रेशंस हैं यानी सीबम और स्वेट, ये दोनों यहां से बाहर रिलीज हो जाते हैं और स्किन की सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर कायम करते हैं। सीबम तो नॉर्मली हर वक्त ही एक खास हद तक यहां पर रिलीज हो रहा होता है और स्किन के ऊपर एक लेयर कायम कर रहा होता है, लेकिन स्वेट आमतौर पर यह रिलीज नहीं हो रहा होता। स्वेट अमूमन एक थर्मो रेगुलेटरी पर्पस भी रखता है, क्योंकि आमतौर पर जब बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है तो उस गर्मी के एहसास को खत्म करने के लिए, बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को कम करने के लिए ये स्वेट प्रोड्यूस किया जाता है और इस स्वेट की वजह से फिर हीट का रिलीज होगा बॉडी से, बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से स्वेट का एक पर्पस कूलिंग प्रोवाइड करना है बॉडी को, लेकिन स्वेट का एक दूसरा पर्पस यहां पर माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकना भी है। तो इस वजह से माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकना स्वेट का ये सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि स्वेट आमतौर पर हर वक्त रिलीज नहीं हो रहा। जैसे आपको मैंने बताया कि स्वेट का जो प्राइमरी मकसद है रिलीज होने का वो दरअसल थर्मो रेगुलेशन है, यानी अगर हमें जब ज्यादा गर्मी लग रही हो तो उस गर्मी के असर को खत्म करने के लिए स्वेटिंग होती है। लेकिन साथ साथ स्वेटिंग के साथ साथ यहां पर इसका जो सेकेंडरी रोल है वो भी हमें हासिल हो रहा होता है कि स्वेट के यहां से सिक्रीट होने की वजह से अगरचे कुछ वाटरी सरफेस स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन स्वेट के अंदर वाटर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को यहां पे रोकेंगी। और वो क्या चीजें, दरअसल ये सीबम और स्वेट इन दोनों के अंदर ही दरअसल कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं। बोथ ऑफ देम कंटेन सम नेचुरल एंटीबायोटिक्स। तो वो जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या हैं, दोज नेचुरल एंटीबायोटिक्स आर लैक्टिक एसिड। यहां पर इस लैक्टिक एसिड को नेचुरल एंटीबायोटिक कंसिडर किया जा रहा है। तो लैक्टिक एसिड दरअसल स्वेट और सीबम के अंदर मौजूद होता है और इस लैक्टिक एसिड की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ को यहां पर मौका नहीं मिल रहा होता, माइक्रोब्स यहां पर ग्रो नहीं कर पाते।
ठीक है जी, तो आपको यहां पर देखिए ये रीजन क्लियर हो गया होगा। बास बच्चे यहां पर सवाल पूछते हैं कि हमने यहां पर जैसे जिक्र किया कि ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, स्पेशली वाटर की कमी की वजह से यहां पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। तो बच्चे यहां पर पूछते हैं कि स्वेट तो एक वाटरी सोल्यूशन है, तो इस वाटरी सोल्यूशन के रिलीज होने पर क्या माइक्रोबियल ग्रोथ यहां पर हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो वाटर मौजूद है। तो यहां पर वाटर अगरचे मौजूद है, लेकिन स्वेट के अंदर वाटर के साथ साथ चूंकि नेचुरल एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड भी मौजूद है, इस वजह से अगर स्वेटिंग हो रही हो और स्किन मॉइस्ट हो भी जाए, इसके बावजूद यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नेचुरल एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो डर्मिस पार्ट था वो भी एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर स्किन को बिहेव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ये डर्मिस का रोल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर ये रोल आपसे स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड के हवाले से पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड इन ऑर्डर टू इनहिबिट द माइक्रोबियल इन्वेजन, तो तब भी आप इसका आंसर यूं जस्टिफाई कर सकते हैं इन की सिक्रीशन के हवाले से। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ डर्मिस इन ऑर्डर टू इनहिबिट द इन्वेजन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, तो उसमें भी आप इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्किन के बिल्कुल बॉटम के अंदर एक और लेयर भी प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस स्किन की बुनियादी लेयर्स में इंक्लूड नहीं होती, ये स्किन के नीचे एक फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे हाइपोडर्मिस कहा जा रहा है। और हाइपोडर्मिस का यहाँ पर कोई किरदार नहीं है इस माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकने के लिए। तो स्किन का ये जो रोल हमने डिस्कस किया एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, वो दरअसल इन मेजर्स की वजह से, यानी इसमें आपने एपिडर्मिस के ये केराटिनोसाइट्स का रोल पॉइंट आउट करना है, और उसके बाद फिर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स की इन सीक्रीशंस का रोल पॉइंट आउट करना है। और इन फंक्शंस की बुनियाद पर वी कैन से दैट एन इंटैक्ट स्किन इज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, यानी माइक्रोब्स के दाखिले को रोकने के लिए ये खास बैरियर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है जी, स्किन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हमने दूसरा यहां पर जो कंपोनेंट का जिक्र किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, वो है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी एपिथेलिया। तो उसमें पहले हम एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये भी एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन के तौर पर एक्ट कर रही है। किस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियम इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन? तो आप ये याद रखिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड है। हम चूंकि अपने बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही प्रोसेस किए जाते हैं, और उसके बाद फिर उन न्यूट्रिएंट्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल हो जाते हैं, और वो भी हमारे इनर इन्वायरमेंट में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियम यहां पर एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट करती है अगर ये इंटैक्ट है तो, यानी अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है तो ऐसी सूरत में ये माइक्रोबियल इन्वेजन के लिए इम्पेनिट्रेबल हो जाएगी, माइक्रोब्स यहां से दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो ये एपिथेलियम किस तरह से माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकती है? तो आप इसमें देखिए कि इसमें जो कंपोनेंट्स डिफेंस प्रोवाइड करते हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें देखिए सबसे पहली बात याद रखें कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एसिडिक और अल्कलाइन सिक्रीशंस रिलीज हो रही हैं। ये केमिकल मेजर्स में इस कंपोनेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ एसिडिक और अल्कलाइन सिक्रीशंस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे मुख्तलिफ डाइजेस्टिव जूसेस के कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर HCl का रोल डाइजेशन के अंदर पढ़ा है, और साथ साथ आपको इसका एंटीसेप्टिक रोल भी वहां पर बताया गया था कि अगर हमारे फूड के अंदर कोई माइक्रोब्स मौजूद हों तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही लो pH रखता है, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये हमारे स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है, और
गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको याद होगा कि ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जो HCl को सीक्रेट करते हैं स्टमक के अंदर। और ये HCl वैसे तो pH को मेंटेन कर रहा होता है, इसका बुनियादी काम एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए pH मेंटेन करना है, लेकिन ये जो लो pH होती है ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लिहाजा अगर कोई माइक्रोब हमारे स्टमक में पहुंचने में कामयाब हो जाए फूड के साथ, तो वो माइक्रोब यहां पर बच नहीं पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली एसिडिक HCl। बिल्कुल इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि स्लाइवा में भी मौजूद है, स्लाइवा के साथ साथ ये आगे पेंक्रियाटिक जूस के अंदर भी मौजूद होता है। तो इस तरह से ये पेंक्रियाटिक जूस में और सलाइवा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हाईली अल्कलाइन इन नेचर मटेरियल है, इसकी वजह से भी माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट होती है। ये भी दरअसल pH को मेंटेन करने के लिए है, लेकिन pH मेंटेन करने के साथ साथ ये माइक्रोबियल ग्रोथ को भी इनहिबिट कर रहा होता है। अगर फूड में कोई माइक्रोब ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर दाखिल हो जाए तो स्लाइवा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट उसको किल करेगा, या फिर इवन आगे स्टमक से आगे अगर माइक्रोब पास कर जाएं और इंटेस्टाइन में चले जाएं तो वहां पर फिर ये पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट उनको किल कर देगा। तो आपने देखा कि ये जो एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसके ग्लैंडुलर सेल से HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रीट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, इनकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ यहां पर इनहिबिट हो रही है और माइक्रोब्स को हमारे इनर एनवायरनमेंट में दाखिल होने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमारा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसकी वॉल है, एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर बन जाती है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। ना सिर्फ ये एसिडिक और अल्कलाइन सीक्रेशंस यहां पर बड़ी मैटर करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर मौजूद हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया स्लाइवा का, ओरल कैविटी का ये डाइजेस्टिव जूस है, या फिर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, या फिर इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक जूस है, या फिर इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइनल वॉल से सीक्रेट होता है। इन सभी डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। लिहाजा माइक्रोब्स अगर हमारे फूड के साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल होने की जुर्रत करें तो वो इन डाइजेस्टिव एंजाइम से बच नहीं पाते और ये डाइजेस्टिव एंजाइम उन तमाम माइक्रोब्स को हलाक कर देते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि अगर आपका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अगर इसकी फंक्शनिंग में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई माइक्रोब हमारे बॉडी को अटैक नहीं कर पाएगा हमारे फूड के रास्ते, हमारे फूड के साथ। अगरचे वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल जरूर होंगे वो माइक्रोब्स, लेकिन वहां से हमारे इनर एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फिर हमें ये बाज़-औक़ात फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है? तो दरअसल फूड पॉइजनिंग उन्हीं लोगों को होती है जिनका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। ये जो मेजर्स आपको यहां पर बताए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, अगर ये प्रॉपरली काम ना करें तो ऐसी सूरत में फिर फूड पॉइजनिंग भी होगी और बाकी इन्फेक्शन भी ओरल रूट से मुमकिन होंगे। अदरवाइज अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो किसी खतरे की कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम है वो भी इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट करती है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। अब ये जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है ये किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? तो दरअसल इसमें आप देखिए कि वेस्टिब्युलर हेयर्स आ जाते हैं, म्यूकस जो यहां से सिक्रीट होगा वो एक अहम कंपोनेंट है माइक्रोबियल इन्वेजन को रोकने के लिए, और इसके अलावा जो सिलियरी एक्शन यहां पर इस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में पाया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर बना देते हैं अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो इसमें सबसे पहले रोल देखिए कि वेस्टिब्युलर हेयर्स का यहां पर क्या रोल है। आप देख रहे हैं कि ये हमारी नेजल कैविटी नजर आ रही है और नेजल कैविटी के बाद फिर ये फर्दर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस नेजल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है दरअसल ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम पर मुश्तमिल है। द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ना सिर्फ यहां पर ये नेजल कैविटी की इनर लाइनिंग बल्कि जो फर्दर आगे ट्रैकिया और फिर आगे
ब्रोंकाई और लंग्स के जो बाकी कंपोनेंट्स है, तो वहां पर भी जो इनर मोस्ट आपको एपिथेलियम नजर आएगी वो दरअसल सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम है। सो दिस सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम ये क्या करती है, दरअसल ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमें माइक्रोबियल इन्वेजन से बचाने के लिए। लेकिन इसके इस रोल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहां पर ये वेस्टिबुलर हेयर्स का रोल जरा कंप्लीट कर लें। देखो वेस्टिबुलर हेयर्स क्या होते हैं, ये जो आपको नेजल कैविटी का बिल्कुल इंटीरियर मोस्ट पोर्शन नजर आ रहा है, नेजल वेस्टिब्यूल, तो यहां पर आप जानते हैं कि कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हेयर्स यहां पर एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन दिस इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, जिनको वेस्टिबुलर हेयर्स कह रहे हैं, कोई भी लार्ज डस्ट पार्टिकल, उस लार्ज डस्ट पार्टिकल में भी जाहिर है कि कोई माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं, तो कोई भी लार्ज डस्ट पार्टिकल यहां से अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एयर को हम यहां से इनहेल करेंगे तो वो इस हेयरी नेटवर्क की वजह से फिल्टर हो जाएगी और लार्ज डस्ट पार्टिकल यहीं पर रुक जाएंगे। तो इस तरह से ये वेस्टिबुलर हेयर्स बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं और उनको अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे, और उनके अंदर मौजूद जो माइक्रोब्स हैं वो भी जाहिर है फिर अंदर दाखिल नहीं हो पाते। लेकिन जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड होंगे, वो यहां से पास कर जाएंगे, उनको ये हेयर्स नहीं रोक पाएंगे। तो उन्हीं को रोकने के लिए दरअसल ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम अपना रोल प्ले करेगी। देखिए ये जो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम है, इस सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो इसमें से म्यूकस सिक्रीट होता है और दूसरा इस सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम की जो आउटर सरफेस है वहां पर कुछ हेयर लाइक, बारीक हेयर लाइक, बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। तो ये जो सीलियरी एक्शन यहां पर परफॉर्म हो रहा है, यहां पर छोटे छोटे ये सीलिया इसकी सरफेस पर मौजूद हैं, तो इन सीलिया की वजह से जो म्यूकस यहां पे सिक्रीट हो रहा होता है वो म्यूकस कॉन्स्टेंटली स्वीप हो रहा होता है। अच्छा, ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, दरअसल ये म्यूकस एक, आप देख रहे हैं जैसे ये जो आपको डार्क लाइन यहां पर शो की जा रही है, ये दरअसल वही म्यूकस है। तो ये म्यूकस दरअसल एक एडहेरेंट सब्सटेंस है। एडहेरेंट का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स को या माइक्रोब्स को अपने साथ चिपका लेता है। वो फाइन डस्ट पार्टिकल जो एयर के जरिए हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हुए हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो फाइन डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स इस म्यूकस के साथ चिपकते जाएंगे। और इस म्यूकस को चूंकि ये सीलिया जो यहां पर एपिथेलियम में मौजूद है कॉन्स्टेंटली इस म्यूकस को स्वीप कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बैक्टीरिया और वायरसेस और फाइन डस्ट पार्टिकल जो म्यूकस के साथ चिपक गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस म्यूकस के जरिए आगे मूव करते रहेंगे। नॉर्मली ये सिलियरी एक्शन इस म्यूकस को इस डायरेक्शन में यूं स्वीप कर रहा होता है। ये कौन सी डायरेक्शन है, यानी टुवर्ड्स द फेरेंक्स, ये पीछे की तरफ यहां फेरेंक्स मौजूद है, तो फेरेंक्स की जानिब ये इसको आगे धकेलता रहेगा और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये जब सीलिया की वजह से म्यूकस फेरेंक्स की जानिब मूव करता रहेगा तो इस म्यूकस में ट्रैप होने वाले माइक्रोब्स अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाएंगे और वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे अभी आपको बताया था कि वहां पर स्टमक में पहुंचकर और इंटेस्टाइन में पहुंचकर उनको बिल्कुल हलाक कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए सिलियरी एक्शन इस म्यूकस को कॉन्स्टेंटली चूंकि स्वीप कर रहा था तो माइक्रोब्स को भी उसने स्वीप करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचा दिया और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट महफूज रहा। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम यहां पर एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर बन गई है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। याद रखिए कि जब किसी किस्म का कोई इंफेक्शन हो जाता है, यानी जब ये सिलियरी एक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो उसी वक्त इंफेक्शन होगा और उसी इंफेक्शन की सूरत में ये एक तो म्यूकस का डिस्चार्ज भी यहां पर ज्यादा हो जाता है और चूंकि सिलियरी एक्शन भी इम्प्रॉपर होता है तो ऐसी सूरत में ये म्यूकस यहां से बहना शुरू कर देता है जिसको नेजल डिस्चार्ज कहा जाता है। तो अदरवाइज अगर ये सीलिया प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई इंफेक्शन नहीं है, सीलिया का एक्शन अपना नॉर्मल वे में परफॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से फिर ये
जितने भी फाइन डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स यहाँ पर ट्रैप होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर खत्म होते रहेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया मौजूद होते हैं वो म्यूकस को फेरेंक्स की जानिब धकेल रहे होते हैं, यानी पोस्टीरियर साइड पर, और इसी तरह से जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर भी इसी तरह से ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम मौजूद है। वहां पर भी मौजूद इन सेल्स के सरफेस के ऊपर ये सीलिया म्यूकस को धकेल रहे हैं, और यहां से जो म्यूकस की मूवमेंट हो रही है वो अगेन टुवर्ड्स फेरेंक्स ही हो रही है, यानी ये ऊपर की जानिब म्यूकस मूव कर रहा है और फेरेंक्स में पहुंचने के बाद ये फिर इसोफेगस में चला जाएगा। तो आपने ये डायरेक्शन ऑफ म्यूकस याद रखनी है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस ये लंग से बाहर की तरफ आ रहा है ऊपर फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से फिर ये इसोफेगस में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नोज में आएगा। और इसी तरह से नोज में या नेजल एपिथेलियम में मौजूद म्यूकस वो भी फेरेंक्स की तरफ जा रहा है और फेरेंक्स से फिर वो भी इसोफेगस में जाएगा, यानी दोनों तरफ का म्यूकस अल्टीमेटली इसोफेगस में जाकर खत्म होता है और वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम अपने इस म्यूकोसिलरी एक्शन की वजह से और इसके साथ साथ जो आपको ये नेजल कैविटी के इंटीरियर एंड पर वेस्टिबुलर हेयर्स आपको बताएं, तो इनकी वजह से ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एक इम्पेनिट्रेबल बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही थी अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके दो मेजर्स यानी मैकेनिकल मेजर्स और केमिकल मेजर्स इनको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि देखिए रिफ्लेक्सेस, ये भी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एक हथियार है। रिफ्लेक्सेस उसमें जैसे स्नीजिंग एक किस्म का रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी जो अचानक से सडन कोई एक्शन परफॉर्म होता है उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो स्नीजिंग एक इसी तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ये अचानक से सडन ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि एक डीप ब्रेथ परफॉर्म होगा, यानी गहरा सांस लिया जाता है, डीप ब्रेथ। तो उस डीप ब्रेथ के बाद डीप ब्रेथ और उस डीप ब्रेथ के बाद बर्स्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, उसके बाद एकदम से यू फायर किया जाता है, एयर को एक्सहेल किया जाता है। सो बर्स्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर। सो इस तरह से ये स्नीजिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। व्हाट इज स्नीजिंग? स्नीजिंग इन्वॉल्व डीप ब्रेथ एंड फॉलोड बाय अ बर्स्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर। तो ये स्नीजिंग जब परफॉर्म होगी, जब छींकें आएंगी, तो ये छींकें क्या करती हैं? दरअसल कोई माइक्रोब जब हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को क्रॉस करने की कोशिश करता है, अगर हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के बाकी मैकेनिज्म्स वर्क नहीं कर रहे होते या किसी जगह से रेस्पिरेटरी एपिथेलियम रप्चर्ड है और वहां से माइक्रोबियल इन्वेजन होने का चांस है, तो वहां पर एहतियाती तौर पर क्या होगा कि जैसे ही माइक्रोबियल इन्वेजन होने लगेगी उस जगह पर, तो ऐसी सूरत में एकदम से ये रिफ्लेक्स डेवलप होगा और चूंकि एक गहरा सांस लेने के बाद हमें जोर से सांस को बाहर निकालते हैं, एक बस्ट निकालते हैं एयर का, तो उससे फिर वो जो माइक्रोब अंदर मौजूद होता है जो इरिटेशन कॉज कर रहा था या फिर हमारे इनर एनवायरनमेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो वो माइक्रोब एकदम से बाहर निकल आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये छींक मारी जाती है तो हमारे जितने भी कोई माइक्रोब्स अंदर गए होते हैं वो एकदम से बाहर निकल आते हैं। तो इसी वजह से देखिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब छींक आती है तो शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि दरअसल वो माइक्रोब उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने की बिल्कुल कोशिश में होता है और उसको मौका मिल गया होता है, यानी उसको कोई दरवाजा खुला नजर आ रहा होता है और वो जैसे ही घुसने लगता है तो एकदम से ये एक रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होता है और वो माइक्रोब उछल कर बाहर आकर गिरता है। तो इस तरह से फिर हम बच जाते हैं उस माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। और इसी वजह से जब हमारी बॉडी को ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो चुका होता है और मजीद माइक्रोब वहां पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें ये बार बार छींकें आ रही होती हैं ऐसी हालत में, और उससे फिर ये हम इन्हीं माइक्रोब्स की मजीद एंट्री को हम रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मुख्तलिफ मेजर्स के जरिए हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कायम है। अगर ये सारे मेजर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हों, यानी उसमें फिजिकल या मैकेनिकल मेजर्स, केमिकल मेजर्स और ये रिफ्लेक्सेस, अगर ये सारे सभी
प्रॉपरली वर्क कर रहे हों तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत रहेगी और माइक्रोब्स हमारे बॉडी में दाखिल नहीं होने पाएंगे। तो अगर माइक्रोब्स हमारे बॉडी में दाखिल नहीं हो पाएंगे तो ऐसी सूरत में उनसे किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं रहेगा। और जैसे अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि सबसे बेहतर यही है कि माइक्रोब्स को अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए। अगर वो दाखिल हो गए तो फिर जाहिर है कि और मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि उनको यहीं पर सरफेस के ऊपर ही रोक दिया जाए। तो उसके लिए फिर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो बच्चों इस तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.